सबसे पहले घबराना नहीं। नाज़रीन, बड़े अहम सवालात हैं। आज हमने देखा कि एक बार फिर डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमें नजर आ रहा था। ओपन मार्केट की बात करें, इंटर बैंक की बात करें, 169.60 पर क्लोज हुआ। सूरत हाल आखिरकार जा किस तरफ रही है? अब खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शुरुआत से स्टार्ट करें 2018 में, तो डॉलर 123 रुपए पर था। इसके अंदर तकरीबन 36-37 माह के अंदर 36% जो है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इसी कदर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का मैं देख रहा था 2008 से 2013 के दौरान, तो ये तकरीबन जो इजाफा था वो 20% था, और इसी तरह PMLN के दौर में ये इजाफा तकरीबन 26% था। आखिरकार इसकी डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स हैं। ये एक थ्योरी है जी कि हमने IMF से तय किया हुआ है, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं मई के बाद से अब तक, ना इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, ना इसका ताल्लुक डिमांड सप्लाई से डॉलर की, बल्कि ये हम IMF के तमाम टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। और आगे चलकर भी सूरत हाल बड़ी हमें खतरनाक इसलिए नजर आती है कि लोग कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगले यानी 12 माह में तकरीबन 15 अरब डॉलर की डेट ऑब्लिगेशंस है जो वापस करनी है, तो डिमांड जो है प्रेशर वो डॉलर पर रहेगा। देखिए, ये दोनों अवामिल इसके अंदर हैं। एक तो ये है कि डिमांड सप्लाई की चीज तो बड़ी तफसील से सबने डिस्कस की है। देखिए, IMF जो है वो टेक्निकली अपनी असेसमेंट्स करता है कि डॉलर कहाँ होना चाहिए। जो मैं रिपोर्ट्स इंटरनेशनल देख रहा हूँ वो अगले जो 12 माह के अंदर लोग कोई एक 177-178 के आसपास डॉलर को रूपी पैरिटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो चीज अभी बात हो रही है कि पहली बात तो ये है कि ये वाकई तशवीश की बात है। इसको ये कहना कि ये एक नॉर्मल है, मार्केट का इंटरप्ले है, इसके अंदर अगर ये इंटरप्ले होता तो स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों करता? देखे ना। सो अगर 3 माह से ये डिक्लाइन शुरू हुआ है जबकि अभी अफगानिस्तान की अनसर्टेनिटी अभी नहीं आई थी, तो इसके पहला जो चीज समझने की तो ये है कि हमारे ऊपर ना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर आ रहा है और बड़ा विजिबल आ रहा है, और ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है, क्योंकि ना तो एक्सपोर्ट की अर्निंग कोई फिनोमिनल ऊपर गई है, ना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई इनफ्लो आया है। या तो हमारे पास कर्ज है या हमारे पास रेमिटेंसेस हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है अभी 3-4 दिन पहले कि पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की शरह नमू 4% रहेगी इस साल, बांग्लादेश 6.8, और मोदी की मनूसत और पेंडेमिक के बावजूद वो है 7.5। तो ये देखने के बाद हम क्या बातें कर रहे हैं? अफरातफर हमारा ज्यादा, करंट अकाउंट हमारा ज्यादा, ट्रेड डेफिसिट की अभी बात हुई वो 7.6 अरब डॉलर 2 महीने का। तो 2 महीने का अगर ये है तो वो तो पिछले साल की इसी मुद्दत से दुगने से ज्यादा है। काम शुरू करते हैं माशी तौर पर तो उसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते? और नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें जिनके मुतल्लिक हमारी अच्छी आ रहा थी, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीशन की तरफ नहीं गई। इसके मुतल्लिक मैं आपकी राय चाहता हूँ कि मईशत अब किस समत जा रही है, बेहतरी हो रही है, बेहतरी हो रही है तो कितनी हो रही है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया, और CPEC के हवाले से जो आपने बातें की और चाइना के हवाले से थोड़ा सा मैं जसारत करूंगा आपसे इख्तलाफ करने की। बिल्कुल करें आप। तो बात यह है कि आपने कहा कि हम कोई चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते और टक 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 सुनना हमारा सिर्फ शुगल है। देखिए, एज़ फार CPEC इज़ कंसर्न मैं आपको ये बताऊं कि हमें तकरीबन इस वक्त 12,000 जो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें चाइना की बदौलत और CPEC की बदौलत मिल रही है जी। अगर ये ना होता तो आज से तकरीबन आप अगर जब नून लीग आई थी गालबन 2013 में ना, तो उस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें तो 18-20 घंटे पंजाब में लोड शेडिंग हो रही थी और 10 से 12 घंटे कराची में हो रही थी, यानी शहरों में 10 से 12 घंटे थे। तो ये CPEC के मंसूबे लगे और उसी की वजह से फिर हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आई है और हमारे यहाँ ये लोड शेडिंग ख़त्म हुई है। अब उसके बाद अगर कहीं कहीं अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहे हैं या लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही तो फिर उसकी जो मिस मैनेजमेंट या उसकी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है 4,000 मेगावाट हमारे पास अभी सरप्लस है और जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं। तो अगर वो उसी तरीके से जो सोचा गया था उस तरीके से वो चीज़ें चलती रहती तो आज हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होती और नई सनतें भी लगती हैं और वो जो एक्सेस बिजली है वो कंज्यूम भी होती। अच्छा, यहाँ पे एक लुकमा इसरार इसमें, क्योंकि आपने बड़े आसान अंदाज के अंदर इसको बयान किया, इसरार जो किया है शायद
ये रेफरेंस दोबारा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिन एंकर का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि जो बिजली के सौदे हुए हैं महंगे नरखों पे हुए हैं, उनको रिवाइज करना हमारे बिरादर मुल्क का फ़र्ज़ बनता है, वो क्यों नहीं कर रहा, ये गालिबन उनकी शिकायत। जी देखिए, मैं इसमें भी गुजारिश करूं कि जो बिजली हमें इन सौदों से मिल रही है, मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ 6.5 रुपये यूनिट मिल रही है। वेयर एज के जो बिजली हम बनाते हैं, अपना हाइड्रो बिजली जो हम बनाते हैं, वो बनती है कोई तकरीबन 2-2.25 रुपये पर यूनिट, और जो हम फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे थे पहले, वो बनती थी कोई 18 से 22 रुपये पर यूनिट। उसकी दो वजूहात थी, एक तो फर्नेस ऑयल महंगा, दूसरी बात ये कि उसमें हमारे जो प्लांट थे फर्नेस ऑयल से जो हम बिजली बनाते थे वो आउटडेटेड थे, और उनकी जो कैपेसिटी थी वो रन आउट हो चुकी थी, एफिशिएंट नहीं थे। तो इस वजह से उसमें बिजली हमें 20-22 रुपये यूनिट पड़ रही थी, जो कि अब 6.5 रुपये यूनिट पड़ रही है। और अगर हम उनको सारे प्लांटों को सही तरीके से चलाएं और जो 4000 मेगावाट है उसको भी हम यूज़ कर लें, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को दें, या बिजली में डिस्काउंट देना शुरू कर दें, या पीक आवर्स का जो मैनेजमेंट अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया था उसको थोड़ा सा सही रैशनलाइज कर लें, तो बिजली कंज्यूम हो जाएगी और उसके नतीजे में बल्कि और टैरिफ कम भी हो सकता है। अब एक और इशू जो है वो है हमारा अपना इशू है, उसमें चाइना का तो कोई कसूर नहीं है। वो क्या कि हमारे यहाँ बिजली चोरी होती है 250 अरब रुपए की साल की, और 250 अरब रुपए की बिजली हम लाइन लॉसेज में ज़ाया करते हैं। निशानदेही तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि हमें खुद मैनेज करनी है। तो एज़ फार चाइना इज़ कंसर्न या CPEC इज़ कंसर्न, एक चीज़ ये। दूसरी ये कि मेरे ख्याल में या मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 2900 किलोमीटर चाइना के CPEC के ज़रिए मोटरवेज बने हैं। हमारे मुल्क में जो मोटरवेज का जाल बिछा है वो सब चाइना के CPEC की वजह से, जी हाँ, और 2900 किलोमीटर वो बने हैं। फिर ग्वादर पोर्ट उन्होंने बनाया, फिर इसके अलावा जो उन्होंने ये बनाने थे इकनॉमिक जोन्स, 12 इकनॉमिक जोन्स बनने थे, वो उन्होंने बनाए। फिर ये कि पाकिस्तान के, अब इस वक्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो चीदा शहर हैं, जिसमें KPK भी शामिल है, जिसमें पंजाब भी शामिल है, और जिसमें हमारा सिंध भी शामिल है, इसमें चीदा शहरों को जो रोड नेटवर्क के साथ, मोटरवे नेटवर्क के साथ मिलाया गया है, वो भी CPEC के ज़रिए मिलाया गया है। और आपके यहाँ जो ऑरेंज ट्रेन बनी है वो भी CPEC के ताउन से बनी है। तो गुजारिश ये है कि ये CPEC $65 बिलियन आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई। अगर ये इन्वेस्टमेंट ना होती तो आज गालबन आप पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो उसकी तो वजह आप फेवर से करते हैं, मैं इस फेवर नहीं रिलेशनशिप करता। को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने आपको चीज़ें बता दी कि $65 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इसको सही पेस पे लेके चलते तो ये इन्वेस्टमेंट अब $300 अरब तक पहुंच चुकी होती, जो कि हमने $65 अरब पे ही उसको कैप कर दिया। तो ये अगर चल इस रही होती, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना हमारी जिम्मेदारी इसको अवेल करना चाहिए था। और अगर हम नहीं करेंगे तो आप देखें कि इस वक्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें दुनिया के कोई 160 ममालिक जो है उसके ऊपर MOU साइन कर चुके हैं। तो वाकया जनाबे वाला है ये लाहौर शहर का। मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था तो मेरा कज़न गोगी बट थोड़ी देर बाद मुझे लेने आने लगा था। क्या देखता हूं कि एक पुराना दोस्त चलता हुआ आ रहा है, चनोटी, उसका नाम था वधावन, प्यार से उसे हम कहते थे। मुझे कहने लगा, यार की करन दिया है? मैं क्या यार इंतजार कर रहे हैं किसे दा। कहता आ फिर तेनू बोतल पिला के लाना। मैं क्या चल। तो उस जमाने में कोल्ड ड्रिंक का डिपू हुआ करता था। कहता चल फिर डिपू चल देने। डिपू ले गया। डिपू में दुकानदार उससे पूछने लगा, साहब क्या पिएंगे? अगों कहता है 10 बोतलां खोल दे यार। उसने जनाब शुरू की बोतलें खोलना। मैंने देखा वधावन की तरफ, मैंने कहा सेहत तो नहीं लगता तू ऐ पी सकता 10 बोतलां, चल कोई गल नहीं। मैंने दिल में कहा एक आधी मैं भी टिका लेनी है। उसने जनाब शुरू की बोतलें खोलना, टक के टक के टक के टक के टक 10 बोतलें उसने खोल दी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा चल हुण पी। कहना नहीं हो मैं पीने वास्ते थोड़ी ना खुलवाइया ने। मैं क्या फिर किवें? कहना मैं तो टक टक का मजा ले रहा सी। तो नाजरीन, ये मजाक मैंने आप लोगों के साथ इसलिए किया है क्योंकि आपकी पूरी कौम जो है उसको टक टक का मजा लेने का बहुत शौक है। मसला ये है कि CPEC आपने शुरू किया, उसका कुछ अता पता नहीं। हाँ, खाली टक टक का मजा ले रहे हैं आप, सही है।
फिर आपने कहा हम डैम बनाएंगे, दे 10 रुपए सबके काटे, बना कोई भी नहीं, टक टक का मजा लेते रहे। फिर बोला कराची को दुबई बना देंगे, कराची को हांगकांग बना देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, टक टक का मजा लेते रहे। फिर उसके बाद बोला, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, कहा कि जनाब नफल पढ़ लें, गैस निकलने वाली है। वो देश समुद्र में सुराख किया, दूसरी तरफ जापान निकल आया, गैस नहीं निकली, टक टक का मजा लेते रहे। तो फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि जनाबे वाला मुझे मनफी नहीं सोचना चाहिए। आप मुझे बताएं फिर मुझे कैसे सोचना चाहिए। आज जब केके ने यह बात कह दी कि चाइना हमारे साथ सही नहीं कर रहा, केके कौन है? प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि केके प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर है। जब मैंने सीपेक के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपने कहा जी मुल्की सालमियत के खिलाफ बात कर दी। जब मैंने ये बात की कि चाइना के साथ स्क्वायर डीलिंग होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, तो आपने कहा ओ पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पहाड़ों से ऊंची समुद्रों से गहरी हैं। लेकिन जब केके ने कहा तो सबको चुप लग गई। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।